इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे, बस बातें नहीं, बस बेटा बातें नहीं, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। गुड मॉर्निंग बेटा। कौन सा एक कर रहे हैं? इंडियन पार्टनरशिप, अच्छा इंडियन फ्रेमवर्क, ओके। चलिए क्या पढ़ा था हमने उसमें? हाँ अच्छा, चार्ट बनाया किसी ने? किसने बनाया? चार्ट बनाया किसी ने? किसने बनाया? बस 2-3 किस चीज का? वेरी गुड, ये भी बात अच्छी है। सर किस चीज का चार्ट था? भी कुछ कल क्लास हुई भी थी, कल आप पीछे बैठे थे ना, हाँ इस वजह से। चलिए चार्ट किसने बनाया? बॉयज में तो एक भी नहीं है, राइट? 1-2 बच्चों ने बनाया। चलिए क्या क्या पढ़ा था हमने? लॉ और सोर्सेज ऑफ लॉ। अच्छा लॉ जरूरी है? क्यों? सर पास होना है ना, है ना? पास होना है ना, सिलेबस है, सीए बनना है, सीए बनने के लिए, है ना? उसके बाद तो कोई जरूरत है ही नहीं लॉ की, नॉलेज गेन करने के लिए। ओके चलिए, आर्टिकलशिप इंटर्नशिप सुनिए। कितने ईयर की है? 2 साल। 3 साल की होनी चाहिए थी क्योंकि हमारी 3 साल की थी, राइट? अच्छा 2 साल। 2 साल क्या करने को मिलेगा वहां पे? प्रैक्टिस या पढ़ने को मिलेगा? नहीं, पढ़ तो आप चुके हो, उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करने को मिलेगा। अच्छा अगर मैंने पढ़ा भी नहीं है तो फिर कैसे अप्लाई करूं? अरे मैंने कुछ नहीं पढ़ा, कैसे अप्लाई करूंगा प्रैक्टिस में? कर ही नहीं सकते बेटा, बात नहीं। अच्छा जब मैंने पढ़ा नहीं तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता, तो पढ़ना तो जरूरी है ना। तो सीए बनने के लिए बस नहीं, आपकी आर्टिकलशिप ये डिफाइन करेगी कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो। मतलब आपकी आर्टिकलशिप ये डिफाइन करेगी आप प्रैक्टिस करने वाले हो या जॉब। आपको ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? जब क्लाइंट से इंटरेक्ट करोगे ना, हमेशा सीए नहीं करता, राइट? वो आर्टिकल को दे देता है, ले बेटा ये फाइल, राइट? आपको जीएसटी करना सिखा दिया, जीएसटी रिटर्न सिखा दिया। स्पेशलाइजेशन देना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को, अपने आर्टिकल को। अच्छा आपको जीएसटी में स्पेशलाइजेशन दिख रहा है, अब जीएसटी का काम करो बस। इनकम टैक्स का दिख रहा है, आप इनकम टैक्स करो, राइट? आपको कुछ और सेक्टर दिख रहा है, आप उसमें करो। तो क्या होता है, या कुछ स्टूडेंट होते हैं सर 1 साल ये टैक्सेशन, 1 साल ये करूंगा। तो आर्टिकलशिप के इनिशियल डेज में दिख जाएगा मुझे प्रैक्टिस करनी है फ्यूचर या जॉब करनी है, राइट? मुझे क्लाइंट से इंटरेक्शन करने में अच्छा लगता है, क्लाइंट मेरी बात समझ पाता है या नहीं, खुद ही पता चल जाएगा, राइट? कि क्या करना है इन फ्यूचर। तो क्लाइंट आपके सामने बैठा है, आपने तो सिलेबस पढ़ रखा था, एग्जाम में आपने लिख के आ गए और फिर हम भूल गए, ठीक? तो क्या वो आपसे पूछेगा सर इनकम टैक्स लॉ में क्या मेरे लिए कुछ एग्जेम्पशन है? आप दिमाग में पढ़ोगे यार सिलेबस के लिए पढ़ा था मैंने तो, है ना, इसको क्या एग्जेम्पशन बता पाऊंगा? अगर आपने समझने के लिए पढ़ा होता तो आप बता पाते, राइट? अच्छा वो ये कहना चाह रहे सर हम एक व्यक्ति हैं, हमें कंपनी खुलवा दो, राइट? इनकम टैक्स की नॉलेज दे दो, राइट? हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करा दो, हमारा टीडीएस भी आप ही कर लो। अरे मैंने तो पढ़ा ही नहीं लॉ, तो मैं क्लाइंट से क्या कहूं? तो आपको दिख जाएगा नहीं अब मुझे जाना है सर्विस में, राइट? नहीं तो आपको क्या दिखेगा? नहीं मैं उसको अच्छा कंसल्ट कर पा रहा हूं, वो मेरी बात से संतुष्ट भी है, राइट? तो मेरे को प्रैक्टिस में जाना चाहिए। तो आपको दिख जाएगा कि आपको क्या करना है। बट जब आपके सामने क्लाइंट होगा या आपके प्रिंसिपल बैठे होंगे और आप लॉ को नहीं बता पाओगे तो डेफिनेटली आपकी पावर या आपकी एक कहते हैं ना इज्जत डाउन हो जाएगी इन अदर आर्टिकल्स, राइट? आपके अलावा भी तो सी स्टूडेंट है ना, जरूरी थोड़ी ना यहीं पढ़ रहे हैं, कुछ सेल्फ कर रहे हैं, कुछ और इंस्टीट्यूट में, राइट? कुछ जैसे भी कर रहे हैं, कर तो रहे हैं ना,
वो भी तो आर्टिकलशिप करेंगे ना। सपोज उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ रखा था लॉ, आपने पढ़ के भी नहीं पढ़ रखा था, क्या करोगा, क्या होगा, मैं किसको काम दूं, आपको या उसको? हाँ, उसको ना। तो देयरफॉर लॉ तो पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? आपको 2 साल प्रैक्टिस भी करनी है, आपको 2 साल इंटर्नशिप भी करनी है, वहां लॉ ही काम में आएगा, राइट। सबसे ज्यादा लॉ काम में आएगा, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम अकाउंटिंग करना नहीं है। हाँ, अकाउंटिंग करना तो है, उसके साथ साथ लॉ की नॉलेज भी चाहिए, नहीं तो फिर अकाउंटेंट ना कह देंगे आपको, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों कहेंगे? उसमें लिखा था ना, फुल फ्लैश चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको किसकी नॉलेज चाहिए? लॉ की नॉलेज। अच्छा, लॉ बहुत सारे लॉ हैं, राइट। एक तो टैक्सेशन लॉ है, राइट, एक अदर लॉ है। अदर लॉ में क्या क्या है? कंपनी लॉ है, LLP एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है। तो ये तो आपके एडिशनल हैं। सपोज आपने टैक्सेशन में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और आपसे क्लाइंट कह रहा है सर मेरी LLP बना दो, तो मेरे को LLP 2008 की भी नॉलेज होनी चाहिए, राइट। 2 DP होंगे, एक रेजिडेंट होगा, होनी चाहिए ना? नहीं। अच्छा, मुझे LLP की ITR करनी है, इनकम टैक्स रिटर्न, तो मुझे इनकम टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। LLP ने कुछ ट्रांजैक्शन करी है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, मुझे अकाउंट्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। अच्छा, LLP को कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहे हैं सरकार से, जस्ट लाइक अगर उसने 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय रख लिए तो उसने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करा या नहीं? तो इको की भी नॉलेज होनी चाहिए ना। हाँ, मैथ्स तो हर चीज में लगेगी, राइट, समझ पा रहे हो ना? मैथ्स तो एडिशनल पार्ट है। तो जो भी चीज इस कोर्स में आपको पढ़ाई जा रही है सबकी जरूरत है, ना कि लॉ की। कहने का मतलब ये है, लॉ की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो लॉ की जरूरत है क्या वाक्य में? यस या नो? यस सर, हमें अपने लिए भी चाहिए, और ICAI ने क्या लिखा था? सोसाइटी के लिए चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चाहिए या नहीं? अच्छा, कल्चर भी मेंटेन होता है ना लॉ से। अच्छा, सोर्सेस क्या है लॉ के? सभी लॉ के सोर्सेस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। ओके, जो भारत के संविधान में लिखा है, क्या क्या लिखा है? हमारे से रिलेटेड क्या लिखा है? राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। कौन से राइट? फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी। एक एक कुछ बात करें, किसी को पता है फंडामेंटल राइट्स? राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीक, राइट टू लिव, राइट टू वोट, वेरी गुड, राइट टू सेविंग, लाउडली, क्या कह रहे हैं? प्रोटेक्शन, अच्छा, और राइट टू स्पीड, राइट टू इक्वलिटी, कहां से आया? हाँ जी, अरे वाह, राइट टू इक्वलिटी। अच्छा, इससे क्या है मैं बता देता हूं। राइट टू इक्वलिटी पे GST में सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। क्या सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग है कि आप जो GST के अंतर्गत रजिस्टर्ड व्यापारी हैं उनसे तो आप सप्लाई पे कभी भी टैक्स ले लोगे, बट जो आप ITC दोगे ना उसकी टाइम लिमिट है। तो राइट टू इक्वलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है जो चीज मेरे को एप्लीकेबल है वो डिपार्टमेंट के लिए भी तो हो। मतलब डिपार्टमेंट तो कभी भी 100 साल बाद भी टैक्स ले लेगा, मुझे टैक्स की ITC लेने के लिए एक टाइम फ्रेम दे दिया, मेरे लिए टाइम फ्रेम है, डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। तो राइट टू इक्वलिटी है या नहीं? तो किसको तोड़ा इन्होंने? हाँ, तो क्या GST एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो जाएगा? हाँ, तो नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? फंडामेंटल राइट्स पे आघात कर रहा है कौन? GST एक्ट। जो मुझे राइट्स होने चाहिए वही डिपार्टमेंट को, अगर मेरे को भी नहीं है राइट्स तो डिपार्टमेंट को भी राइट्स नहीं हो। मतलब राइट्स क्या? वो 100 साल बाद भी मेरे से टैक्स कलेक्ट करने का राइट नहीं होना चाहिए उन्हें, राइट। उन पे भी एक टाइम फ्रेम लगाया, या मेरे से टाइम फ्रेम हटा लो, तो जब ही तो राइट टू इक्वलिटी होगा। हाँ, तो हर लॉ को किससे सोर्सेज मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। चलिए, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या लिखा है? फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ओके, समझ गए।
अच्छा, कुछ और भी लिखा है, किसी और के राइट्स भी लिखे, गवर्नमेंट के राइट्स एंड ड्यूटीज। गवर्नमेंट कितनी है? 2, सेंटर स्टेट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या कह रहे लो। चैप्टर नंबर 1, कहां पे लास्ट करा था बेटा? लीगल सिस्टम पे। चलिए, द पीपल हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइडेड टू डिवाइड द लॉ मेकिंग पावर बिटवीन, ये तो पढ़ा दिया था शायद, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 3 लिस्ट, फर्स्ट सेंटर लिस्ट, सेकेंड स्टेट लिस्ट, थर्ड यूनियन लिस्ट। आपने यूनियन कर लिया था ना इसे, यूनियन लिस्ट। ओके, depending on the list in which it figures a matter would become the subject of central law or a state law. For example, income tax is a central subject. Okay, so throughout India we have only one law for income tax which is implemented by central government through Ministry of Finance. Okay, लॉ ये कह रहा है कि लॉ 2 तरह से बनते हैं, या लॉ 2 गवर्नमेंट बनाती हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट। अच्छा, सेंट्रल लॉ जो पूरे भारत में लागू होंगे, एक ही लॉ होगा, राइट। अच्छा, स्टेट लॉ केवल स्टेट में होगा। चलिए, जीएसटी से पहले कौन से लॉ थे? वैट या वीएटी, राइट, वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, वैट था। जीएसटी से पहले क्या था? वैट। अच्छा, तो वैट सेंट्रल था या स्टेट था? स्टेट था बेटा। कैसा था? स्टेट। क्यों था स्टेट? हर गवर्नमेंट का अपना वैट लॉ था, हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना वैट लॉ था। समझ पा रहे हो? मतलब यूपी का वैट अलग होगा, वो किस नाम से जाना जाएगा? यूपी वैट। दिल्ली का वैट अलग होगा, वो किस नाम से जाना जाएगा? दिल्ली वैट। समझ पा रहे हो? तो देयरफॉर हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना वैट था। आपने देखा होगा जीएसटी आने से पहले हर कोई कार उत्तराखंड से खरीदता था। क्यों? हाँ, वैट की वैल्यू कम थी, किस पे? कार पे, राइट। अच्छा, जीएसटी आने के बाद 1 नेशन 1 टैक्स 1 एक्ट, दोबारा से 1 नेशन 1 टैक्स 1 एक्ट। ओके, चाहे मैं अब उत्तराखंड से खरीदूं, चाहे मैं यूपी से खरीदूं कार, मेरे को जीएसटी उतना ही लगेगा जितना उत्तराखंड में और जितना यूपी में। समझ पा रहे हो? 28%। ओके, 28% मेरे को उत्तराखंड में भी लगेगा और यूपी में भी लगेगा। ओके, तो एक नेशन का एक टैक्स एक रेट कर दिया। समझ में आ गई? अच्छा, इससे पहले क्या था? वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, वो कौन देखता था? स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, अब एक लॉ कर दिया, कौन देखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कौन कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट? क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन नहीं समझे हम, नहीं समझे। दोबारा से, पहले जीएसटी आने से पहले क्या था? राइट। कौन देखता था? कौन सी गवर्नमेंट देखती थी? चलिए, इतना तो क्लियर है ना सबको? चलिए ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट वैट देखती थी, वैट को एबॉलिश करा और जीएसटी इंप्लीमेंट करा। डेटेड 1 जुलाई। चलिए, अभी क्या है ना? जीएसटी डे। ओके, 1 जुलाई 2017 से क्या आया इस देश में? ओके, अब जीएसटी क्या है? 1 एक्ट फॉर 1 नेशन। ओके, यही है ना? ओके, तो कौन सी गवर्नमेंट देखेगी? हाँ, यही क्वेश्चन था। सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी जी। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट केवल देखेगी। अच्छा, स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलके देखेंगे। अच्छा, सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके देखेंगे। अच्छा, चलिए 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 चलिए, जीएसटी के अंतर्गत कितने टैक्स मर्ज हुए पता है? हाँ, 3। अच्छा, 3 कौन कौन से? मुझे 3 सुनने हैं। हाँ, अरे जीएसटी में कौन कौन से मर्ज हुए? सारे।
बहुत सारे। अच्छा कुछ नंबर होगा ना बहुत सारे। हाँ जी, 3 कौन थे पहले? 3 वाले नाम बताओ ना 3। अरे 3 कौन कौन से? एक तो वैट, वीएटी, राइट, और अच्छा टाइप्स में चले गए, वो सर कुछ और था, उसे छोड़ दो। अच्छा कितने एक्ट मर्ज हुए अंडर 1 जीएसटी? राइट, चलो सी इंटर में रखते हैं, कुछ कुछ पेंडिंग रखेंगे जब भी क्यूरियोसिटी होगी। अच्छा वेट लगता था किस पे? सेल्स पे। अच्छा वेट से पहले सेल्स टैक्स क्या लगता था? 2005 में आया था वेट, उससे पहले क्या लगता था? ठीक है, पहले सेल्स टैक्स, फिर वेट, और अब चलिए जीएसटी एक टैक्स पूरे भारत का कौन सी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी? हाँ हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं जी, ओनली स्टेट गवर्नमेंट नहीं जी, सेंटर और स्टेट मिलके। अच्छा ऐसा क्यों आया मन में, सेंटर और स्टेट मिलके? अच्छा मिलके तो कौन सी लिस्ट में? अभी 3 लिस्ट पड़ी थी, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और अच्छा कौन सी लिस्ट में? तो वैट मेरा कौन सी लिस्ट में होगा? स्टेट लिस्ट। वहां से काटा गया होगा, कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, कि अब से वैट नहीं लगेगा, उस पर क्रॉस करा गया होगा। अच्छा फिर क्या लगेगा जी? जीएसटी। और वो किस में डाला गया होगा? क्यों यूनियन लिस्ट क्या है जी? जहां पे सेंट्रल और दोनों मिलके काम करती हैं, वो लिस्ट यूनियन लिस्ट। ओके समझ गए जी। तो स्टेट लिस्ट से काटे कुछ एक्ट, सेंट्रल लिस्ट से काटे। सेंट्रल लिस्ट में एक्साइज ड्यूटी वगैरह बहुत सारे एक्ट थे, आप जीएसटी में पढ़ेंगे। लगभग 17 से 20 एक्ट एक टैक्स में मर्ज हुए हैं जिसका नाम है जीएसटी। ओके, तो ये 17 जो थे, कुछ सेंटर के थे कुछ स्टेट के थे, इन पे सब पे क्रॉस लगाया और एक एक्ट लिखा गया जिसका नाम है जीएस। और कौन सी लिस्ट में? यूनियन लिस्ट। चलो समझ गए। तो जीएसटी दोनों गवर्नमेंट लगाएंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, इस कैमरे पे 18% जीएसटी, 18% जीएसटी। सपोज आई एम दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, और आप सब अपनी स्टेट गवर्नमेंट के एक एक रिप्रेजेंटेटिव बैठे हो, कोई दिक्कत? भारत में कितने स्टेट और यूटी? 27। अच्छा यूटी कितनी? इकोनॉमिक्स में नहीं है क्या? 9 पक्का? स्टेट कितने? चलो कल को गूगल करके लाना, है ना, कितने स्टेट और कितनी यूटी। इधर आप सभी एक एक रिप्रेजेंटेटिव बैठे हो एक एक स्टेट के, ओके, यूटी के। आई एम दी सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, कोई दिक्कत? चलिए जीएसटी आप सब लोग और मैं मिलके लगाएंगे, यही बात है ना। चलिए इस कैमरे पे 18% जीएसटी मिलने वाला है, कौन कौन किस रेशो में रखेगा? आप किस रेशो में रखो, मैं किस रेशो? 9%। सीजीएसटी फुल फॉर्म, सीजीएसटी फुल फॉर्म सेंट्रल सर्विस टैक्स। अच्छा एसजीएसटी फुल फॉर्म? अच्छा कितने स्टेट बैठे हैं? कौन से स्टेट? जिस स्टेट में बिजनेस हुआ है, हाँ जी, जिस स्टेट में बिजनेस हुआ है, परचेज हुई, हाँ जी, हाँ वो तो आप टाइप ऑफ बता रहे हो ना जीएसटी, राइट। हम पूछ रहे हैं एसजीएसटी व्हाट, आप सब में कौन हुआ एसजीएसटी? सी तो मैं ही हूं, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, राइट। सीजीएसटी तो मैं ही हूं, आप एस कौन से हो? ये 9% किस एक्स एसजीएसटी के खाते में डालो? सपोज ये दिल्ली से आई हैं,
ये यूपी से आई हैं, ये महाराष्ट्र से आई हैं, तो SGST किसके दूं? आपको दूं, आपको दूं, आपको दूं? जिस स्टेट में परचेज हुआ है। नहीं नहीं, गलत सा लग रहा है। हाँ जी, हाँ, आप तो टैक्स का टाइप बता रहे हो कि आई कब लगेगा, सी कब लगेगा, एस। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ मेरे पे 18% आया है, राइट, एक कस्टमर से, एक सप्लायर से, राइट, मेरे पे 18 रुपये हैं, 9 रुपये तो मैं ही रखूंगा, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। अच्छा, मैं बाकी के 9 रुपये किसके खाते में डालूं? आपके में? हाँ। जिस स्टेट में? नहीं जी, गलत सा लग रहा है, गलत सा लग रहा है। सपोज इधर इधर इधर, सपोज पेट्रोल असम में पाया गया, राइट, चलिए, असम से निकला, असम में इतनी पब्लिक है नहीं कि वो सारा पेट्रोल यूज हो जाएगा, वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? ऑल ओवर दी, यही तो बात है ना। अच्छा चलिए, तो देयरफॉर जो पेट्रोल पे GST तो नहीं है, अभी भी वैट लगता है, सपोज GST लगता हो, अगर पेट्रोल पे GST लगता है, 18 रुपए आए हैं बेच के पेट्रोल को, तो असम गवर्नमेंट को दूं या यूपी में वो जो पेट्रोल यूज हुआ उस गवर्नमेंट को दूं? लड़ाई हो रही है गवर्नमेंट कि निकला तो मेरे यहां से, वो कह रहा है यूज तो मेरे यहां पे हुआ, राइट। तू अगर निकाल भी ले था पेट्रोल तो तू यूज कर ले भाई, यूज कहाँ हुआ? यूज तो यूपी में हुआ। दोनों गवर्नमेंट लड़ रही है 9 रुपए के लिए, और लड़ती भी है। समाधान कीजिए, क्या करना है? 9 रुपए तो मेरे हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है, लड़ो, है ना। बताओ 9 रुपए किसे दें, असम या यूपी? असम। क्यों? तो आपने तो ये बता दिया कि सोर्स, राइट, जहां से कुछ चीज सोर्स होगी, मतलब ये सोर्स बेस्ड टैक्स होगा, राइट, GST। नो, GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। कैसा? जहां पे वो गुड्स कंज्यूम होगा उस स्टेट को ये 9 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। समझ पा रहे हो, राइट। पहले तो असम को मिलेंगे 9 रुपए, क्यों? क्योंकि वहां से बिका है माल। फिर ये माल कहां बिका? असम से। असम से यूपी गया, और यूपी में क्या हो गया? कंज्यूम, राइट। तो अल्टीमेटली किस गवर्नमेंट के पैसे हुए? वो असम पे जाएंगे पहले 9 रुपए, फिर 9 रुपए कहां जाएंगे? तो अल्टीमेटली किस गवर्नमेंट को मिले? यूपी गवर्नमेंट को। तो देयरफॉर जो यूनियन लिस्ट में लिखा गया GST, इट इज एन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अच्छा, समझ गए। तो क्या हमको सारी की सारी लिस्ट, सारी की सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी एग्जाम के लिए? जितना दे रखा है उतना तो लिख के आना एटलीस्ट। समझ पा रहे हो? चलिए, यूनियन लिस्ट हो गई आपकी। नेक्स्ट कह रहा है डिपेंडिंग ऑन द लिस्ट। ठीक है, लिस्ट हमने अच्छे से पढ़ी, ज़्यादा अच्छे से तो नहीं पढ़ी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं लिस्ट में, राइट। डिपेंडिंग अपॉन द लिस्ट या डिपेंडिंग ऑन द लिस्ट इन विच इट फिगर्स अ मैटर वुड बिकम द सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ। और हमने यूनियन लॉ भी पढ़ लिया है। सही बोल रहे हैं? चलिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट। अच्छा, इनकम टैक्स कौन सी लिस्ट में होगा? सेंट्रल लिस्ट में हो। क्यों? क्योंकि वो कौन गवर्नमेंट लगा रही है और कलेक्ट कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां स्टेट नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है सो थ्रू आउट इंडिया वी हैव ओनली वन लॉ फॉर इनकम टैक्स which is implemented by central government only throughout या through the Ministry of Finance। चलिए, समझ गए। What do you mean of Ministry of Finance? हाँ, MOF? अच्छा, क्या? जब फुल फॉर्म बताओ तो शॉर्ट बताते हो, शॉर्ट बताओ तो फुल बताते हो, इंग्लिश बोलो तो हिंदी बताते हो। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या? हाँ, बजट प्रेजेंट करते हैं। हाँ जी, और कोई कुछ? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हाँ, ICI को पता था बच्चे चुप हो जाएंगे, इसलिए उसने नेक्स्ट कंसेप्ट मिनिस्ट्री का ही डाला है। आगे पढ़ेंगे अभी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
We also have matter for which both central as well as state government can pass law. समझ गए जी. Levy of stamp duty is the an example. Both central government and state government have law governing levy of stamp duty या levy of GST. समझ में आ रहे हो? हाँ, आपको स्टैम्प ड्यूटी का केवल एग्जाम्पल दिया, आप जीएसटी का भी लिख के आ सकते हो जितना बताया. नेक्स्ट कह रहा है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ. अब मुझे बिना पढ़े बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डे क्लास की कैसे लॉ बनेगा. आपको बताया था एक्ट कैसे बनेगा. अच्छा, हमने पार्ट्स पे बात करी थी, एक्ट कैसे बनते हैं, रूल्स कैसे बनते हैं, सर्कुलर कैसे बनते हैं, अच्छा, तो लॉ कैसे बनता है. कोई कॉन्क्लूड कर सकता है कि लॉ कैसे बनता है. हमने कल बात करी थी ना पार्ट्स पे कि एक्ट कैसे बनेगा जी, रूल्स कैसे बनेंगे जी, सर्कुलर कैसे बनेंगे. तो मैं ये बात कर रहा हूं कि लॉ कैसे बनेगा. सबसे पहले बिल रेस करेंगे. अच्छा, गवर्नमेंट मेरे को बिल रेस करेगी, लोकसभा राज्यसभा रेस करेगी, प्रेजेंट करेगी. अच्छा, प्रेजेंट करेगी. ओके. अच्छा, ये किसका प्रोसेस बता रहे हो, लॉ का या बिल का? बिल का या एक्ट का? बिल का, एक्ट का. अच्छा, चलिए पढ़ते हैं. कोई ऐड करेगा कुछ? देखते हैं हमने कल क्या पढ़ा था, अब क्या लिखा है लॉ में. व्हेन अ लॉ इज प्रपोज्ड इन पार्लियामेंट इज कॉल्ड बिल. ओके. आफ्टर डिस्कशन एंड डिबेट द लॉ इज पास्ड इन. राइट. डिस्कशन चाहिए, कहां से चाहिए? चलिए चलिए चलिए. जीएसटी बिल 2016 आई एम प्रेजेंटिंग इन लोकसभा. यू आर दी लोकसभा. करें प्रेजेंट? चलिए मैं पढ़ रहा हूं. एज पर सेक्शन 16 ITC कैन अवेल ओनली द रजिस्टर्ड पर्सन. सेक्शन 60 सबसेक्शन 2 क्लॉज A टॉकिंग अबाउट you have a valid tax invoice or debit note, thereafter you can avail the ITC. section 16. अच्छा, आपका हाथ नहीं उठ रहा. उनको भी नहीं पता जो लोकसभा में बैठे. राइट. अच्छा, राइट. तो जब ये डिस्कशन होता है कहाँ पे? लोकसभा में. तो सामने वाले जो MPs बैठे हैं इन लोकसभा, वो अपोजिशन कर सकते हैं. आई एम अपोज दिस सेक्शन. क्यों? क्यों? फाइनेंस मिनिस्टर पूछेगा क्यों, वो बताएगा ये भारत के लिए या हमारे स्टेट के लिए या मेरे एरिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक अपोजिशन होना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं हुआ. जो मैं बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में आज भी केस चल रहा है. सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 टॉकिंग अबाउट अवेलेबिलिटी या अवेलमेंट ऑफ ITC. यू कैन अवेल द ITC अप टू करंट लॉ के हिसाब से 30/11 ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. देयरफॉर मेरे पे ITC लेने पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी, डिपार्टमेंट पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई. टू कलेक्ट द टैक्सेस, डिपार्टमेंट कैन कलेक्ट द टैक्सेस एट एनी टाइम आफ्टर द 100 ऑफ ईयर्स इज लैप्स. मेरे पे ITC लेने पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी 9 महीने की. राइट. तो कौन सा राइट ब्रीच हुआ? राइट टू इक्विलिटी. तो एज एन MP अगर आप सोचते राइट टू इक्विलिटी, तो आपको वहीं अपोज करना चाहिए था इस सेक्शन को, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 पे. तो क्या कह रहे हैं? डिस्कशन होता है कहाँ पे? हाँ, उनको खुद नहीं पता होता, लिटरली आपको भी पता है. राइट. क्या कह रहे हैं? द लॉ इज पास्ड इन लोकसभा, देयर आफ्टर इट हैज बीन पास्ड इन. देयर आफ्टर मतलब, चलिए प्रैक्टिकल थिंग्स लेते हैं. पहले बिल राज्यसभा में भी पास हो सकता है. पहले बिल राज्यसभा में भी पास हो सकता है. जैसे अपना GST पहले लोकसभा में गया था, फिर राज्यसभा में मॉडिफिकेशन हुए, तो वहां से पास करा के दोबारा कहाँ थे? तो पहले कहाँ पास हुआ था? राज्यसभा. तो अगर ICI ये क्वेश्चन डाल दे कि whether a bill can be first passed in राज्यसभा, क्वेश्चन मार्क, 6 मार्क्स, 6 मार्क्स. हो सकता है या नहीं? यस. कैसे बोलेंगे?
कुछ एग्जाम्पल दे, क्या होगा? कौन सा एग्जाम्पल? जीएसटी वाला, राइट। और अभी तो आपको ने पढ़ा ना, देयर आफ्टर इन राज्यसभा, आईसीआई ने बोला ना, प्रोसेस यही चलता है, पहले जाते ही लोकसभा में, फिर उसके बाद राज्यसभा। मगर लॉ में कहीं ये नहीं लिखा कि पहले जाना ही लोकसभा में, आप चाहो तो राज्यसभा में भी जा सकते। समझ गए लॉ बनाने के लिए? तो क्या कह रहे हैं? देयर आफ्टर इट हैज बीन पास इन राज्यसभा, इट देन हैव टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ, व्हाट डू मीन ऑफ असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सिग्नेचर किसके? कौन है इस समय? कौन है इस समय? चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? फाइनली द लॉ विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन द पब्लिकेशन कॉल्ड द ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। भारत का राज्यपत्र, लिखो ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया, भारत का राज्यपत्र। चलिए चलिए, जब आप इंटरमीडिएट में होंगे आपको लॉ और एनहेंस में पढ़ाया जाएगा, राइट। इधर अभी तो आपको केवल एक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, रीजन बीइंग ये लॉ ही सब्जेक्ट आपके लिए नया है, राइट। फिर आपको लॉ पढ़ाया जाएगा जिसमें रूल्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड्स होंगे, आप समझ भी पाओगे कि लॉ क्या है। अभी तो हम एक्ट पढ़ रहे हैं सिंपल, छोटे छोटे, ठीक, ओके। वहां पे आपको अगर बेयर एक्ट नाम से होगा, सपोज बेयर एक्ट, क्या होता है बेयर एक्ट? व्हाट डू मीन ऑफ बेयर एक्ट? हाँ जी, बेयर एक्ट। सर कितने एक्ट हैं इंडिया में? एक कल आया था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19, अच्छा। बेयर एक्ट, व्हाट डू मीन ऑफ बेयर एक्ट? जो एक्ट किससे बनाओ? बिल से बनाओ। कौन से बिल से? जो पहले लोकसभा गया था, फिर राज्यसभा गया था, फिर प्रेसिडेंट के साइन हो गए थे, उसको कहते हैं बेयर एक्ट। क्या कहते हैं? चलिए, जीएसटी भी कभी बेयर एक्ट था? अच्छा, कंपनी एक्ट भी कभी बेयर एक्ट था? हाँ था। तो आपको बेयर एक्ट भी पढ़ना सिखाया जाएगा। कब? इंटरमीडिएट और फाइनल में। चलिए क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं फाइनली द लॉ विल बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट इन द पब्लिकेशन कॉल्ड ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। बेयर एक्ट जो आता है वो भारत के राज्यपत्र में आता है। किस में आता है? भारत के राज्यपत्र में। आज एक एक्टिविटी करनी है घर पे, बेयर एक्ट ऑफ जीएसटी या बेयर एक्ट ऑफ सीजीएसटी। क्या करेंगे? बेयर एक्ट ऑफ सीजीएसटी। जो पीडीएफ आएगी ना, ऊपर देखना भारत का राज्यपत्र लिखा हो हिंदी में, ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया, राइट। और एक बार देखना उसको स्क्रॉल करके, पढ़ना नहीं है, देखना स्क्रॉल करके, तो समझ जाना ये बिल कहाँ गया होगा? पहले लोकसभा, फिर प्रेसिडेंट की असेंट के बाद ये बेयर एक्ट में आ गया। समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? द लॉ विल बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट मेंशन इन नोटिफिकेशन एज द इफेक्टिव डेट। उसी भारत के राज्यपत्र में पहली लाइन होगी कि ये एक्ट इस डेट से एप्लीकेबल होगा। जीएसटी कब से एप्लीकेबल था? तो ये कहाँ लिखा होगा? ये कहाँ लिखा होगा? ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। किसके? बेयर एक्ट ऑफ जीएसटी में लिखा होगा। लिखा होगा ना? लिखा होगा जी, पक्का लिखा होगा। वंस इट इज नोटिफाइड एंड इफेक्टिव। व्हाट डू मीन ऑफ नोटिफाइड? अरे व्हाट डू मीन ऑफ नोटिफाइड एंड इफेक्टिव? अरे व्हाट डू मीन ऑफ नोटिफाइड? बताइए। नोटिफाइड का मतलब है जिस दिन ये भारत का राज्यपत्र आया है, वो डेट, जिस दिन ये भारत का राज्यपत्र या ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया है, प्लस इफेक्टिव डेट इज डिफरेंट। चलिए, क्या जीएसटी, ये जीएसटी बेयर एक्ट क्या 1 जुलाई को ही आया होगा? कब आया होगा?
उससे तो नोटिफाइड डेट इज डिफरेंट एंड इफेक्टिव डेट इज डिफरेंट. अच्छा, तो जीएसटी की इफेक्टिव डेट लिखेंगे इफेक्टिव डेट पे 1 जुलाई 2017. नोटिफाइड डेट आप चेक करके लिखेंगे बेयर एक्ट से, इसलिए होमवर्क रखा है. ठीक है. नेक्स्ट क्या कह रहा है? इट इज कॉल्ड एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. अच्छा, अपनी बुक क्लोज करेंगे सभी बच्चे फटाफट से. अपनी बुक के राइट हैंड साइड में सबसे नीचे पढ़ेंगे, कुछ वर्ड लिखे हैं लाउडली. एन एक्ट ऑफ यही लिखा है ना? व्हाट डू मीन ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? अभी भी पढ़ा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. इट इज कॉल्ड एन एक्ट ऑफ. हाँ, तो ये लाइव दिखा रहे हैं. व्हाट डू मीन ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? अरे सिंपल सा तो है, जो पार्लियामेंट में बने हैं एक्ट, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है. तो बुक पे क्यों लिखा है? जीएसटी पे तो समझ आता है कि लोकसभा गया, राज्यसभा गया और प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई. ठीक है, तो ये क्या बन गया? बेयर एक्ट. और इसको किस नाम से जाना गया? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, बुक पे क्यों लिखा है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? अरे हमारी बुक क्या लॉ है? अरे हमारी बुक क्या लॉ है? तो फिर ये क्या बेयर एक्ट है? बेयर एक्ट है किसका? आईसीआई का बेयर एक्ट पढ़ रहे हो आप? वहां पे ये मेंशन है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. एक एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में, जिससे एक इंस्टीट्यूशन का गठन हुआ जिसका नाम है आईसीएआई. ओके, ये एक्ट कब पास हुआ था? 1949. इसलिए लिखा गया है आपकी बुक पे एन एक्ट ऑफ. कौन सा एक्ट? चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट. राइट. चलिए, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट भी पहले लोकसभा गया होगा, फिर राज्यसभा गया होगा, राइट, फिर प्रेसिडेंट की असेंट मिली होगी. तो ये तो 1949 में हुआ. और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब आया बेटा? 1956, 47, 47, 50. ओके, डेट 26 जनवरी 19. तो हमारा एक्ट कब आया? तो क्या हमारा एक्ट ओवररूल कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को? यस या नो? नो. क्यों नो? क्यों नो? क्या क्या लिखा होगा? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो आईसीआई और आईसीएसआई और आईसीएमए, जो सीएमए होता है, इन सबको इंस्टीट्यूशन कहां पे लिख दिए गए? कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है. चलिए, क्या कह रहा है? टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडियन लीगल सिस्टम. ये केवल एंशिएंट चैप्टर है, थोड़ा अच्छा भी लग रहा होगा पढ़ने में, राइट. 6 मार्क्स का पूछते हैं मिनिमम. द लॉ इन इंडियन लीगल सिस्टम कुड बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलोज. फर्स्ट, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. ओके, हमने किस किस पे बात कर रखी है? क्रिमिनल और पक्का. अच्छा, क्रिमिनल लॉ क्या? आधार कार्ड. आधार कार्ड कहां से आ गया? हाँ जी. अच्छा, क्रिमिनल, फ्रॉड, मर्डर. अच्छा, क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं क्या कह रहा है. हमने क्या क्या बात कर रखी है, वो है या नहीं? क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न विद द लॉ पर्टेनिंग टू द वायलेशन ऑफ द रूल्स और पब्लिक रॉन्ग्स एंड पनिशमेंट ऑफ द सेम. ओके. अच्छा, सिविल का पढ़ेंगे क्या कह रहा है? मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल एंड या और ऑर्गेनाइजेशन आर डेल्ट विद द अंडर सिविल लॉ. ओके. ऊपर क्या बोला? क्रिमिनल में आपने वायलेशन करा है किसका? किसका? लॉ का. ओके. आपने पब्लिक क्या करा है? रॉन्ग. व्हाट डू यू मीन पब्लिक रॉन्ग?
हड़प लिया, पब्लिक रॉन्ग है? नहीं है या नहीं है? अच्छा है। हाँ जी, पब्लिक, यस, जो एक्टिविटी पब्लिक के अगेंस्ट हो या जिस एक्टिविटी को पब्लिक अच्छा ना मानती हो, तो वो क्या है? पब्लिक रॉन्ग। अच्छा, पनिशमेंट ऑफ द सेम, क्रिमिनल लॉ इज गवर्न अंडर इंडियन पीनल कोड, या इसको क्या बोलते हैं? आईपीसी 1860 एंड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसे क्या बोलते हैं? चलिए, द इंडियन पीनल कोड 1860 डिफाइंड द क्राइम, its nature and punishment, whereas CRPC defined exhaustive procedure for executing the punishment of the crime. चलिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पेनल्टी कितनी? 2 भी आई है, 3 भी आई है। 3, फर्स्ट क्रिमिनल ऑफेंस, रुक जाइए, क्या? अच्छा, अब दोबारा से पढ़ेंगे, एक लाइन पढ़ेंगे आप। The Code of Criminal Procedure CRPC and IPC define, IPC डिफाइन करता है द क्राइम, उसके नेचर्स और पनिशमेंट कितनी लगनी है। व्हाट डू मीन ऑफ क्राइम? ये क्राइम है या नहीं, ये कौन डिफाइन करेगा? अच्छा, इसके नेचर्स, व्हाट डू मीन ऑफ नेचर्स? हाँ, किस तरीके का क्राइम है। नेक्स्ट, पनिशमेंट, अगर इस तरीके का क्राइम है तो कितनी। चलिए, चोरी और डकैती कितना फर्क है? बहुत ज्यादा? कुछ भी ज्यादा नहीं है। चोरी और डकैती कितना फर्क है? 4 लोग करें डकैती, 1 जना करे चोरी। ये कहां लिखा है? ये कहां लिखा है? आईपीसी में। तो नेचर डिफाइंड है ना, तो चोरी इज अ क्राइम। हाँ, अगर 4 लोगों ने करी तो नेचर डकैती, अगर 1 ने करी तो हाँ, तो ये आईपीसी बोल रहा है जी। अच्छा, डकैती के अलग पनिशमेंट, चोरी के अलग पनिशमेंट। ओके, तो क्राइम जो पब्लिक रॉन्ग है या आपने रूल्स को फॉलो नहीं करा, आपको पनिशमेंट मिलेगी। कहां पे मिलेगी जी? आईपीसी में। ओके, सीआरपीसी डिफाइन कर रहा है आपको एग्जॉस्टिव प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूटिंग द पनिशमेंट। ये पनिशमेंट किस तरह से एग्जीक्यूट की जाए, मतलब सपोज क्रिमिनल ऑफेंस में किसी को आजीवन कारावास हो गया। क्या हो गया? सुना है ना, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, सुना है? हाँ, मतलब क्या होता है? पूरी जिंदगी जेल में रहेगा, है ना? नहीं, पूरी जिंदगी जेल में रहेगा। अरे कुछ अलग बोल रहे हैं क्या? आजीवन कारावास की सजा हुई है किसी को, मतलब एक एज पे। हाँ, तो वो एज क्या? तो वो एज, आजीवन कारावास की सजा कहाँ लिखी होगी? आईपीसी। अच्छा, वो एक एज के बाद छोड़ना, वो कहाँ लिखा होगा? चलो, इतना तो समझ गए। अच्छा, अब क्वेश्चन ही लाइव करते हैं। आजीवन कारावास क्या? लाइफ टाइम। हाँ, वेरी गुड, है ना? कितने साल की सजा? 2 इयर्स? लाइफ टाइम नहीं, लाइफ टाइम नहीं होता, डिपेंड होता है। रुक जाओ, डिपेंड होता है दी करंट जो उसने क्राइम करा है। कोर्ट क्या करता है? 14 इयर्स को सजा देता है। कितने साल? और उसमें भी डिपेंड होता है, अगर वो बंदा जिसने क्राइम करा है वो अपना नेचर सही कर लेता है तो रात और दिन को एक गिनते हैं और देयरफॉर वो 14 ईयर 7 ईयर में कन्वर्ट हो जाता है। ये डिपेंड होता है, समझ रहे हो? तो ये कहां डिपेंड होगा? सीआरपीसी में। सजा कहां लिखी है? चलिए अब बताइए, सेक्शन 138 पेनल्टी बात करें। कितनी पेनल्टी? फर्स्ट, क्रिमिनल ऑफेंस इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर। अच्छा, 1 आवाज आई थी। नेक्स्ट, फाइन अप टू 2 ऑफ चेक अमाउंट। अच्छा, क्रिमिनल ऑफेंस से क्या होगा? हाँ, आईपीसी और अच्छा, आईपीसी में पनिशमेंट और सीआरपीसी में उसका प्रोसीजर। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? सिविल लॉ, मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स और
organizations are dealt with under the civil law. Okay. Matter of dispute what? लड़ाई झगड़े. अच्छा, ऊपर कौन से लड़ाई झगड़े थे? ऊपर लड़ाई झगड़े थे. ऊपर मतलब क्रिमिनल में थे? नहीं थे? था? मैटर ऑफ डिस्प्यूट आई एम टॉकिंग अबाउट, हम जो समझ रहे हैं द वर्ड मैटर ऑफ डिस्प्यूट. ऊपर कुछ डिस्प्यूट थे? नहीं थे? थे? कौन कौन कह रहा थे सर? कौन कौन कह रहा नहीं थे? कौन कौन कह रहा क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे? अच्छा, हमने पढ़ा क्रिमिनल, अब पढ़ रहे हैं सिविल. सिविल की फर्स्ट लाइन कहता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट. ओके, कुछ डिस्प्यूट होंगे, कुछ डिस्प्यूट होंगे. कौन से डिस्प्यूट होंगे? कौन से डिस्प्यूट होंगे? चलिए चलिए, दो भाइयों के बीच में डिस्प्यूट है एक प्रॉपर्टी को लेकर. सिविल या क्रिमिनल? अच्छा, एक भाई ने दूसरे भाई को चोट पहुंचा दी. सिविल या क्रिमिनल? अब क्रिमिनल. तो डिस्प्यूट है. अच्छा, किसको लेके? सिविल को लेके. सिविल को लेके. अच्छा, कुछ आपने मिस हैपनिंग कर दी तो वो क्रिमिनल में पहुंच जाएगा. पढ़ते हैं क्या कह रहा है. मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन आर डेल्ट अंडर द सिविल लॉ. Civil code enforce the violation of certain rights and obligation through the institution of civil suit. The civil law primarily focuses on dispute resolution rather than punishment. What do you mean of dispute resolution? हाँ, जो एक भाई का दूसरे भाई से डिस्प्यूट है रिगार्डिंग दी प्रॉपर्टी, राइट, उसे सॉल्व करना, ना कि दोनों भाइयों को पनिशमेंट देना. अरे सही है ना. अच्छा, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है. द आर्ट ऑफ प्रोसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल लॉ आर गवर्न बाय कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. अच्छा, सिविल प्रोसीजर. अच्छा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 सीपीसी. क्या बोलते हैं? सीपीसी. चलिए, सिविल लॉ कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ एंड लॉ ऑफ टॉर्ट. ओके, बस इतना रखेंगे. इधर ध्यान देंगे. हमने दो लॉ पढ़े, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ. क्या डिफरेंस है पढ़ के? जो भी समझ में आ रहा हो, ओपन डिस्कशन है. आईसीआई आपको इवेल्युएट नहीं कर रहा है इस डिस्कशन को. बताइए एक एक करके. हाँ जी, यहाँ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करते हैं. यहाँ पे कहाँ पे? सिविल में. वहां पे पनिशमेंट देते हैं. अच्छा, और कोई कुछ? वहां कहाँ पे वायलेंस? क्रिमिनल में. और यहाँ पे इसमें डिस्प्यूट होते हैं. वेरी गुड. हाँ जी, वायलेशन क्या लॉ का है ना. अच्छा, और कोई कुछ ऐड करेगा? डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इन एडिशन कुछ ऐड करना है. सबको यही दो बात बोलनी थी. हाँ हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड. हाँ जी, वेरी गुड. सीपीसी. चलो, हाँ जी, वो क्राइम लॉ बन जाएगा सिविल में. अच्छा, हाँ, मतलब आप एग्जाम्पल बता रहे हो. अच्छा, और कोई कुछ? चलिए, एक होमवर्क क्रिमिनल और सिविल के डिफरेंसेस. पहला मीनिंग. अच्छा, क्रिमिनल का मीनिंग वायलेशन ऑफ लॉ, पब्लिक रॉन्ग. अरे मार्क करो, वायलेशन ऑफ लॉ फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन पब्लिक रॉन्ग. ठीक. थर्ड कंडीशन पनिशमेंट. चलिए, ये किस में मार्क करा? नेक्स्ट मार्क कीजिए सिविल में. मीनिंग का मार्क करा रहे हैं. फर्स्ट, मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है,
ये एक कीवर्ड है, एक तो मीनिंग का कीवर्ड हो गया, बेसिस ऑफ डिफरेंस। नेक्स्ट, एक्ट एप्लीकेबिलिटी। क्रिमिनल में कौन से एक्ट एप्लीकेबल होंगे बेटा? आईपीसी और सीआरपीसी। अच्छा, सिविल में सीपीसी, मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ। चलिए नेक्स्ट, क्रिमिनल लॉ में आईपीसी में क्या मिलेगी? पनिशमेंट, और सीआरपीसी में क्या लिखे होंगे? प्रोसीजर। सीपीसी में रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट रादर देन, ये लिखना है आपको। 3 डिफरेंस। एक आप बताइए और क्या हो सकता है? एग्जाम्पल लिख सकते हो जो कोट करा था, राइट? डिस्प्यूट बिटवीन 2 ब्रदर्स इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिविल। अच्छा, उसमें कुछ मिस हैपनिंग हो गई एक भाई के साथ, तो क्रिमिनल ऑफेंस। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है? सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सिविल ऑफेंसेस आर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू लैंडर और सेलर, डिफॉर्मेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। ये कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल। चलिए आप बताइए, सिविल होगा या क्रिमिनल होगा? बात करें, अपने लॉ से बात करते हैं। चलिए, पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 19, चलिए कुछ पूछते हैं उससे। पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा है, ठीक है? पब्लिक नोटिस चाहिए क्या सर? पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट अब तो याद नहीं है सर। पार्टनरशिप एक्ट, अच्छा, पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन भी था। हाँ, ये तो पता है सर, डिसोल्यूशन हो रहा है। पब्लिक नोटिस चाहिए? चार्ट बनाया था एक पब्लिक नोटिस का, चाहिए पब्लिक नोटिस? नहीं दिया, पब्लिक नोटिस नहीं दिया। चलिए, आई एम दी स्टेक होल्डर इन योर पार्टनरशिप, आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है और पब्लिक नोटिस नहीं दे रही, कौन सा डिस्प्यूट, कौन सा लॉ लगेगा? सिविल या क्रिमिनल? सिविल। क्यों? वायलेशन नहीं है लॉ का? क्रिमिनल, क्रिमिनल, हाँ जी क्रिमिनल। अरे हम ये बाइफिकेट नहीं कर पा रहे क्रिमिनल या सिविल। क्वेश्चन तो समझे ना सभी? मैं क्वेश्चन भी नहीं समझा, नहीं समझे? चलिए दोबारा से बता देते हैं। आई एम दी स्टेक होल्डर इन योर पार्टनरशिप। स्टेक होल्डर वर्ड समझते हो ना? हाँ, आई एम दी स्टेक होल्डर इन योर ऑल दी पार्टनरशिप, सभी की एक पार्टनरशिप है। आपकी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है, उसको एक पब्लिक नोटिस देना था, आपने नहीं दिया। मैं आप पे केस फाइल करूंगा, कौन सी कोर्ट में जाऊं? सिविल कोर्ट में या क्रिमिनल कोर्ट में? हाँ, सिविल कोर्ट में। नहीं सर, क्रिमिनल कोर्ट में। क्रिमिनल में क्यों जी? लॉ को तो क्रिमिनल, क्रिमिनल, अरे क्रिमिनल। अच्छा, एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो लास्ट सिविल में लिखा है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिविल ऑफेंसेस आर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू लैंडर और सेलर, डिफॉर्मेशन। ये एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, आपकी जिम्मेदारी थी ना, आपने लॉ का वायलेशन करा है। बट सारे लॉ नहीं आएंगे सिविल में, सारे लॉ नहीं आएंगे क्रिमिनल में। क्रिमिनल में कौन से लॉ आएंगे? जो पब्लिक रॉन्ग है, जो पब्लिक, अच्छा, पब्लिक नोटिस इज अ पब्लिक रॉन्ग? अरे पब्लिक नोटिस इज अ पब्लिक रॉन्ग? अच्छा, पब्लिक नोटिस का मतलब क्या था वहां पे? पब्लिक को जाके नोटिस देना? नहीं, दो न्यूज़पेपर में नोटिस देना। फर्स्ट इंग्लिश वर्नाकुलर, अच्छा हिंदी नहीं, वर्नाकुलर बेटा, है ना, वर्नाकुलर। अच्छा, तो पब्लिक रॉन्ग
हुआ, मैंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, आईसीआई घुमा रहा है, वहां पे भी पब्लिक और यहाँ पे भी पब्लिक, यहाँ पे भी पब्लिक रॉन्ग लिखा है ना, आईसीआई घुमाना चाह रहा है आपको। क्वेश्चन पूछ रहा है पार्टनरशिप में पब्लिक नोटिस नहीं दिया, क्या ये पब्लिक रॉन्ग है? अगर है तो कौन से कोर्ट में जाओगे, सिविल या क्रिमिनल? क्वेश्चन मार्क, 6 मार्क्स। हाँ जी, पब्लिक रॉन्ग है। अच्छा, मुझे पब्लिक रॉन्ग और पब्लिक नोटिस के बीच में डिफरेंस बताओ। सेम है ना दोनों? नहीं, डिफरेंट है। हाँ, क्या डिफरेंस है? पब्लिक के साथ गलत हुआ, पब्लिक रॉन्ग। पब्लिक नोटिस पब्लिक को नहीं दिया, कैसे देते हैं? न्यूज़पेपर में। अच्छा, तो पब्लिक नोटिस ना देना इट इज अ पब्लिक रॉन्ग। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर दोनों को सम अप करेंगे। आपको अदर पार्टनर को बोलना था पार्टनरशिप एट विल में बोलना था ना, या पार्टनरशिप एट फिक्स ड्यूरेशन में बोलना था? सर अब याद नहीं है। हाँ, आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है और आपकी पार्टनरशिप है पार्टनरशिप एट विल, थी कुछ ऐसी? हाँ, तो कुछ नोटिस जाएगा किसको? अदर पार्टनर्स को, पार्टनरशिप एट विल में। समझ गए? आपने वो नोटिस नहीं दिया। अदर पार्टनर कौन सी कोर्ट में जाए? सिविल। क्यों जी? पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो आप कह रहे हो क्रिमिनल, और अदर पार्टनर को नहीं दिया तो आप कह रहे हो सिविल। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो सिविल। चलो ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट अरे नेक्स्ट, आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो पब्लिक रॉन्ग या नहीं? चलिए कंक्लूड करते हैं। सारे के सारे बिजनेस लॉ, राइट, अगर उसमें कुछ गलत होता है तो आप किस कोर्ट में जाएंगे? सिविल। अदरवाइज इट इज मेंशन इन दिस लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ गए ना? हाँ, बिजनेस लॉ में अगर कुछ गलत होता है आप कौन सी कोर्ट पे जाएंगे? सिविल में जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज इट इज मेंशन इन योर सेक्शंस या इट इज मेंशन इन योर एक्ट्स। चलिए, आपसे मेरे को एक चेक आया, मैंने अपने बैंक में लगाया, वो चेक हो गया बाउंस। कौन सा लॉ, कौन सी कोर्ट में जाऊं? इधर क्रिमिनल कोर्ट का रास्ता है, इधर सिविल कोर्ट। किधर मुड़ूं? इधर राइट या लेफ्ट? राइट, क्रिमिनल। अभी तो सर ने बताया है कि सारे के सारे बिजनेस लॉ आप सिविल में जाएंगे। डिसऑनर ऑफ चेक इट इज एन, हाँ लिख दिया ना वहां पे। हाँ, तो डिसऑनर ऑफ चेक इट इज एन क्रिमिनल। समझ पाए ना? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या कहना चाहिए। कॉमन लॉ a judicial precedent or case law is a common law। सिंपली बोल रहा है, एक वर्ड मैंने आपको बोला था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट क्या बन जाते हैं? लॉ ऑफ इंडिया। तो वो क्या है? कॉमन। आगे क्या कहना चाह रहा है? अ जजमेंट डिलीवर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल बी बाइंडिंग अपॉन कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन इस पूरी कंट्री के क्या बन गए? लॉ। ओके, सपोज इधर ध्यान देंगे, मैंने कभी आपको बताया था 10,000 से ऊपर हम कैश में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, बताया था ना? चलिए, कल को जाके सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, आप 20,000 तक में कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40A(3) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, आप 10,000 से ऊपर, सॉरी टैक्स एक्ट, आप 10,000 से ऊपर कैश में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, कितना? 10,000 कैश की ट्रांजैक्शन। कल को जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये बोल देते हैं कि आप ये लिमिट कितनी हो गई, तो इट इज एन लॉ ऑफ इंडिया, इट इज एन कॉमन लॉ।
तो इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा या सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन एप्लीकेबल हो जाएंगे, बाइंडिंग हो जाएंगे टू ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या कहना चाह रहे हैं? अ जजमेंट डिलीवर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट विल बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट्स। कोर्ट्स यहाँ पे लोअर कोर्ट्स जैसे हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ पाए? चलिए नेक्स्ट क्या कहना चाह रहे हैं? द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसीजेस is the principle supporting common law. It is a Latin phrase that means to stand by that which is decided. Okay, ये डॉक्ट्रिन आप छोड़ दीजिए। कॉमन लॉ में आपको केवल इतना लिखना है कि कॉमन लॉ वो लॉ है जो किसने पास करे हो? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स किस पे बाइंड हो जाएंगे? ऑल ओवर इंडिया बाइंड हो जाएंगे और वो ओवर रूल कर देंगे किसको? सिविल या क्रिमिनल लॉ को। समझ पा रहे हैं हम? नेक्स्ट आएंगे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। बस इसको रखेंगे, कुछ चर्चा करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बात करें। चलिए, व्हाट डू मीन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? बिना देखे बात करेंगे, ओपन डिस्कशन। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, हाँ जी, सुना सुना या नहीं सुना हुआ? सुना नहीं सुना हुआ? नहीं सुना हुआ? अच्छा, बॉयज ने सुन रखा है, सुना सुना हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ एडिशन ही होगा सबकी नॉलेज में, सुना हुआ है जी। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अच्छा, एक वर्ड सुना है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अरे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड लॉ में आया था कहीं? नहीं। हाँ, कहां पे आया था? पार्टनरशिप में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अभी कहां पढ़ा है? अच्छा, इन्होंने पढ़ लिया है। अच्छा, पार्टनरशिप में भी आया था अपॉर्चुनिटी, कहां पे आया था ये नहीं पता सर, इतना तो मैंने भी नहीं पढ़ा। चलिए, बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल मतलब हमारे स्कूल के प्रिंसिपल नहीं, हाँ, सिद्धांत। अच्छा, सिद्धांत, सिद्धांत ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल मतलब जो सभी के लिए इक्वल हो, है ना, नेचुरल जस्टिस। चलिए, इधर मुंबई अटैक सुना है? yes, sir. देखे तो होंगे नहीं, आप छोटे होंगे जब तक, है ना। चलिए, मुंबई अटैक, कसाब क्लियरली पता था इसने ही मारा है लोगों को, पता था ना, ठीक है। फिर भी उसको उसकी बात सुनने का एक मौका दिया गया हमारी कोर्ट्स में। हमारी कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, प्लस उसको लॉयर भी प्रोवाइड कराया गया उसकी बात सुनवाने के लिए कोर्ट में। अच्छा, जरूरी था क्या? जब कैमरों में भी दिख रहा है, सभी एविडेंस उसके खिलाफ भी हैं, वो ही क्रिमिनल है, उसने ही लोगों को मारा है, तो क्या उसे सुनने का मौका दें? देना चाहिए। कौन कौन कह रहा है यस? अरे, बहुत सीरियस मैटर है इंडिया का, ऐसे व्यक्ति को सुनने का मौका देना चाहिए। हाँ, तो हमारे लॉ में, जो हमारे भारत के लॉ हैं, वो ये कहते हैं किसी ने कितना भी जघन्य अपराध क्यों ना किया हो, उसको एक बार सुना जरूर जाएगा। हाँ, पनिशमेंट तो अकॉर्डिंगली मिलेगी जिस तरह से उसने कुछ काम करा है, अपराध करे हैं, बट अपराध की पनिशमेंट देने से पहले एक बार उसको सुना जाएगा। अच्छा, ये है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। क्या कहते हैं इसे? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। एक बार सुनना बिफोर पनिशमेंट, राइट। चलिए चलिए, एक सेकेंड। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, इट इज योर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। आपके प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। एक जस्टिस, एक ऑर्डर, अगर आप खुद कल को जाके क्या बन जाते हो? कोर्ट बन जाते हो, ठीक है, जज बन जाते हो, ठीक है। एक पार्ट कह रहा है कि सर इन्होंने अपराध करा है, आप कह रहे हो सर एक बार मेरी सुन तो लो,
सपोज इधर इधर सपोज आपकी और आपके सिबलिंग की लड़ाई होती है, राइट? तो पापा दोनों की सुनते हैं ना, है ना? नहीं सुनते? पापा दोनों की सुनते हैं ना कि क्या बात हुई है। बॉयज के केस में तो बजा देते हैं, लड़कियों के केस में सुनते हैं ना। इधर तो पापा दोनों, ऐसी कोर्ट को भी दोनों पक्षों को सुना, इधर कोर्ट भी दोनों पक्षों को ही सुनेगा बिफोर पासिंग अपना ऑर्डर। समझ रहे हो? तो देयरफॉर इट इज एन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर था, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर था। आपकी गलती नहीं है, कुछ गलती हमारे राइटर से हो गई है। कुछ 10 सेक्शन छूट गए हैं पार्टनरशिप में, 10 पेज जो आपको पढ़ाए जाएंगे। बाद में मेरे को पता चला है, राइट, वो सेपरेट क्लास रखे, उसमें है एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। इधर ध्यान देंगे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस ऑफन नोन एज जस्ट न्यूट्रल डील with certain fundamental principle of justice going beyond written law, going beyond written। अच्छा, जो लिखा है उससे अलग जाके कुछ है, उससे अलग जाके कुछ। सर टाइम हो गया सर, है ना? अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा हमको। वैसे इतना भारी भी नहीं है कॉन्सेप्ट, मगर हम समझ नहीं पाएंगे अब। यही बात है, यही बात है। नहीं तो कुछ जो लिखा है लॉ में उससे बियॉन्ड जाके नेचुरल जस्टिस। अच्छा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सबको दिख रहा है, सारे एविडेंस कसाब के खिलाफ है, फिर भी कोर्ट लॉ के बियॉन्ड जाके उसको सुनेगा। अरे डायरेक्ट पनिशमेंट दो ना, डायरेक्ट फांसी की सजा दो ना ऐसे व्यक्ति को, क्यों सुना जा रहा है? तो डायरेक्ट उसको फांसी की सजा मिलनी है, बट उससे पहले एक बार उसको सुना जाएगा। इट इज एन नेचुरल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्या कह रहे हैं आगे? एक बार आप रीडिंग लगाना, इसमें कुछ भी नहीं है, और एग्जाम्पल आप लिख के आएंगे। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड लिखिए, एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। खत्म करेंगे आज इसे चैप्टर को। चलिए, फटाफट से मिनिस्ट्रीज पे आते हैं। फर्स्ट, हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन भी देगा, मगर आपको बियॉन्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है वो भी अधिकार दिए जाएंगे। वो कोर्ट डिसाइड करेगा, वो आप डिसाइड नहीं करेंगे। चलिए इधर सपोज दो पक्षों के बीच में कोर्ट केस हो रहा है, आपके बीच में और इनके बीच में, ठीक है? आप पैसे वाली पार्टी, आप लॉयर ले आए, ठीक है? इनके पास पैसे नहीं है, लॉयर नहीं ले पाए। हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो कहीं लॉ में लिखा है कि अगर कोई पार्टी लॉयर अरेंज नहीं कर पा रही तो कोर्ट अरेंज करा के देगा? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? तो बियॉन्ड लिखा हुआ जा रहा हूं मैं, तो इट इज एन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, क्योंकि इनकी बात कौन प्रेजेंट कर रहा है? एक प्रोफेशनल, और आपके पास तो प्रोफेशनल है ही नहीं, तो मिलेगा वो कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट, राइट? आपको पब्लिक एडवोकेट मिलेगा। पब्लिक एडवोकेट जो सरकारी वकील होते हैं, समझ गए? अच्छा, हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट? पहले भी सुन रखिएगा, बजट, है ना? केवल बजट ही बनाती है ना? बजट बना के चुपचाप बैठ जाती है। अच्छा, निर्मला सीतारमण, हाँ ऐसी इसके राज खुलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। चलिए, और फाइनेंस मिनिस्ट्री अकाउंट्स भी देखती है, किसके? ये नहीं पता? अच्छा, किसके? हमारे, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट के।
चलिए इधर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक तो बजट बनाती है, एक अकाउंट्स देखती है। देखेंगे अकाउंट्स देख रही है नहीं, और क्या करती है? व्हाट डू मीन ऑफ मिनिस्ट्री? अभी इलेक्शन हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ना, लोकसभा के अभी कॉन्क्लूड हुए हैं, अभी मोदी जी ने सब शपथ लिए, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हुई है मिनिस्ट्री, है ना। वो एक दिन तो चलता है पीडीएफ, ये मिनिस्ट्री इसको मिली, ये मिनिस्ट्री इसको मिली, अगर हम उसके पीछे नहीं जानते मिनिस्ट्री है क्या। आपने भी जरूर देखा होगा, व्हाट्सएप पे आया होगा आपके कि ये मिनिस्ट्री इसको मिल गई, ये मिनिस्ट्री इसको मिल गई, बट मिनिस्ट्री क्या? मिनिस्टर क्या, मिनिस्ट्री क्या? पावर, पावर, जादू की तरह पावर आ जाती होगी उनमें, है ना। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस का सारा काम। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सारा काम। अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, घर का सारा काम, है ना। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फर्स्ट। चलिए आज पढ़ेंगे नहीं, बस चर्चा करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब बताइए, चलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, घर का सारा काम, हाँ अच्छा। अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कौन है मिनिस्टर? मोदी, हाँ, अमित शाह। अच्छा अमित शाह घर का सारा काम करेंगे, यही बात है? अच्छा फिर क्या बात है? हाँ इंडियन, हाँ मुझे लगा कि सही बोल गए, हाँ चलो ये तो पॉइंट सही है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। चलो ये तो पॉइंट सही बोल दिया। हाँ और कोई कुछ? होम मतलब होम डिनोटेड द कंट्री, ओके। उसकी जो अफेयर्स होंगे वो कौन देखेगा? अमित शाह, ओके। चलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस व्हाट? फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, यस। फॉर व्हाट? कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्स लॉ, राइट। अच्छा प्रेजेंटिंग द बजट, राइट, ठीक है। अच्छा मैं बजट प्रेजेंट कर रहा हूं तो एग्जिस्टिंग टैक्स लॉज में मैं कुछ अमेंडमेंट कर रहा हूं, ठीक है। क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम केवल बजट प्रेजेंट करना है? नहीं, बजट भी प्रेजेंट करना है, इंस्ट्रक्शन भी देना है। किसको इंस्ट्रक्शन देंगे? हाँ दो बोर्ड हैं, सीबीडीटी, नेक्स्ट। अच्छा दो बोर्ड है सीबीडीटी, हाँ, देख के नहीं बताना। नेक्स्ट बोर्ड है सीबीआईसी, हाँ इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा सी को हटा के टी कर दें। चलिए सीबीडीटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ओके। सीबीआईसी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। दो बोर्ड हैं सीबीडीटी, सीबीआईसी, ओके। आपने भी दो टैक्स पढ़े थे, डायरेक्ट टैक्स और, अच्छा डायरेक्ट टैक्स के मैटर कौन देखेंगे? सीबीआईसी, डीटी, ओके। सीबीडीटी डायरेक्ट टैक्स। अच्छा मुझे बताएंगे इनडायरेक्ट टैक्स के मैटर कौन देखेंगे? सीबीआईसी, ओके। चलिए और कस्टम क्या होता है? हाँ जो टैक्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगता है उसे कस्टम कहते हैं। चलिए ठीक है, कस्टम ही नाम क्यों पड़ा, अकाउंट्स नाम क्यों नहीं पड़ा? सोचा है कभी? अरे यहां क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट इंपॉर्टेंट नहीं है। कस्टम ड्यूटी का मतलब आपने बता ही दिया मुझे, जो एक्सपोर्ट पे लग रहा है और इंपोर्ट पे लग रहा है टैक्स, इट इज योर कस्टम ड्यूटी, ठीक है। अच्छा कस्टम ही नाम क्यों रखा, अकाउंट्स क्यों नहीं रख दिया?
अकाउंट्स ड्यूटी, हाँ जी, जैसे कंपनीज एक्ट बनाना था तो कंपनीज के लिए एक एक्ट समझ में आता है, पार्टनरशिप के लिए कोई एक्ट बनाना था, पार्टनरशिप एक्ट समझते हैं, इनकम पे टैक्स लगाना था तो इनकम टैक्स समझते हैं। ऐसी कस्टम ड्यूटी को रखा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स बोल देते हैं, कोई गलत थोड़ी ना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स भी बोल सकते थे, कस्टम टैक्स क्यों? बताइए। पहले क्या चलता था, जब भारत में फेडरल नेशन नहीं था, राजा होते थे, राइट, तो क्या होता था, एक देश से दूसरे देश शिप्स के द्वारा माल आता था, तो उसको रिवाज कहते थे। क्या रिवाज बन गया था कि गेहूं एक्सपोर्ट होगा, इंडिया में बहुत होता है गेहूं, राइट, वहां से शुगर आएगा, तो ये एक रिवाज बन गया था। इसलिए उस पे कोई टैक्स चार्ज करते थे कि अगर हमारे पोर्ट पे आप माल उतार रहे हो तो आप इतना टैक्स दोगे, क्योंकि हमारे लोग कंज्यूम करेंगे, राइट, समझ रहे हो। सपोज यूएसए से चीनी आ गई, क्या भारत में चीनी नहीं बनती? बनती है, तो भारत की चीनी बिकेगी। सपोज भारत की चीनी उस जमाने में 10 रुपए किलो, ठीक, यूएसए से आ गई 8 रुपए किलो, कौन सी चीनी बिकेगी? तो फिर क्या किया जाए, टैक्स लगाया जाए, कौन सा? कस्टम ड्यूटी। आज क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी। ऐसे रिवाज पहले ही बन गए थे। कब बन गए थे? राजा महाराजा के समय में। तो वो ही कस्टम, उसको बोलते थे रिवाज टैक्स या रिवाज कर बोलते थे पहले। कब? राजा महाराजाओं के समय में। उसको ही क्या बोल दिया यहाँ पे? कस्टम ड्यूटी। वैसे नाम क्या होना चाहिए था? इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स होना चाहिए था ना। उस जमाने में नहीं पता था किसी को इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, ठीक है, वो रिवाज था। रिवाज क्या था? गेहूं यहां से जाएगा, ये एक रिवाज है। उधर से क्या आएगा? ये आएगा, समझ रहे हो। चलिए, ये वाई क्लियर हुआ, कस्टम। तो दो टैक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखेगी आपकी, ठीक है। फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, समझ पा रहे हो। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स के लिए एक बॉडी होगी, जैसे हमारे लिए एक बॉडी है ICAI, है ना। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स लोगों के लिए एक बॉडी होगी जिसका नाम है CBDT। इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के लिए एक बॉडी होगी जिसका नाम है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। चलिए, ये किसके अंडर में आएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आएंगे। चलिए, कल पढ़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।